साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट का नाम सुना होगा आप सबने। क्या होता है उसमें? भगड़ा होता है। क्या होता है? क्या होता है? अरे आर्बिट्रेशन होता है भाई, और क्या होता है? और कुछ नहीं होता है। देखो, हर कानून का अपना अपना काम है। बेसिकली सरकार भी नहीं चाहती कि विवाद बढ़े, विवाद कोर्टों तक जाए, क्योंकि इतना टाइम है ही नहीं बिजनेसमैन के पास में। पर कई बार ऐसा होता है कि जो ये कंसर्न कानून है, इसकी आड़ में जो कंसर्न पार्टीज हैं, वो अपनी स्थिति का उठाती है नाजायज फायदा। कई बार देखा होगा अपने बैंक को भी अपॉइंट कर देगा आर्बिट्रेटर। या कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा डिस्प्यूट किसी फर्म से हो गया या कंपनी से हो गया, और जो कंसर्न एग्रीमेंट है उसमें है आर्बिट्रेशन क्लॉज, तो उसकी लाइट में हमें जो है परेशान किया जाता है। क्लियर है? अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं और क्या क्या गाइडलाइंस हमारे पक्ष में है। तो इसी के तहत आज एक महत्वपूर्ण फैसला जो हम पढ़ेंगे, ये फैसला है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का। अब ये क्या है मामला, इसको समझते हैं, क्योंकि स्टोरी क्या है जब तक वो नहीं समझी तो लॉ पॉइंट कैसे अप्लाई करने हैं ये अपने को जो है पल्ले नहीं पड़ेगा। कैन वी मेक अ फ्लो चार्ट? ये तो पॉसिबल होगा आपके लिए, बहुत ईजी काम है। देखो, एक छोटी सी बात है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था पिटिशनर। तो जो ये कंसर्न व्यक्ति विशेष है, इसको अपन नाम दे रहे हैं कानून के एंगल से पिटिशनर। पिटिशनर कौन है? कि जिसे पिटिशन जो है दाखिल करनी है और उसको जो है राहत चाहिए। इजी है ना अब तो? क्या अभी तकलीफ हो रही है? और दूसरा है रेस्पोंडेंट, विपक्षी पक्ष का। ये मुकदमा जो है लड़ना है। तो मामला क्या बताया पिटिशनर ने कि साहब देखो, मैं तो बहुत भोला आदमी हूँ, सीधा हूँ, और मैंने जो है एक लोन एग्रीमेंट करा था रेस्पोंडेंट से, मतलब मिस्टर बी से। और ये एग्रीमेंट था, कितने का एग्रीमेंट था? 400 रुपए का। कितने का होना चाहिए आपके हिसाब से? ये एग्रीमेंट था 4000 करोड़ का। लोन ले लिया भाई मिस्टर ए ने। अब ये कहते हैं कि साहब लोन मैंने चुका भी दिया। अब वो कहता है कि साहब लोन चुकाया नहीं और कुछ हिस्सा जो है लोन का पेंडिंग है, जिसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग। क्लियर है? बहुत सिंपल सिंपल सी बातें। और कितना आउटस्टैंडिंग था? 1000 करोड़। मतलब मजाक थोड़ी ना है। तो अल्टीमेटली इनके बीच में जो है डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए। ये कहता कि मैंने चुका दिया, वो कहता पेंडिंग आज भी है। पर जो कहता है पेंडिंग है, उसका बेसिस क्या था? कैश फ्लो स्टेटमेंट। सब कुछ जो है स्पेसिफिक कर दिया। जब ये फैसला पढ़ोगे आप, ये फैसला है दिल्ली हाईकोर्ट का, दिनांक 19/2/26 का। तो जो मैं कहता आपको आ रहा हूँ ना हमेशा कि क्या महत्व है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। पढ़ के देखना फैसला एक बार। जब डिस्प्यूट खड़ा होगा तो कोर्ट जो है करेगा प्रयास कि भाई राजीनामा कर लो, भाई मत लड़ो, तुम दोनों अच्छे हो, भोले बच्चे हो। तो इनका भी जो है राजीनामा हुआ। क्लियर है? इसका एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं मीडिएशन करना या नेगोशिएशन करना। बहुत सिंपल सी बात है। तो इनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ, एक फाइनल एग्रीमेंट कि चलो ठीक है भाई, ना आपकी ना हमारी, डील जो है फाइनल करते हैं 750 करोड़ में। सर्टन अमाउंट जो है पे भी कर दिया पिटिशनर ने। अभी कितना अमाउंट था? 125 करोड़। और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पे करना था। अब यहाँ पर चालाक था पिटिशनर। इसने क्या किया? एक ड्राफ्ट किया रीस्ट्रक्चर एग्रीमेंट, कि लोन को हम कर रहे हैं रीस्ट्रक्चर। समझना बात को। उसके बाद इसने ये डॉक्यूमेंट कर दिया मेल रेस्पोंडेंट को। चूंकि अभी तक ये प्रपोजल था तो इसको एक्सेप्ट नहीं करा रेस्पोंडेंट ने। अल्टीमेटली गुस्सा आ गया पिटिशनर को कि जब मैंने चीजों को बनाया मेरे हिसाब से, गेम सेट कर दिया, फिर दिक्कत क्या आ रही है। ये पिटिशनर पहुंच गया ऑनरेबल हाई कोर्ट में। इसका कहना यह था कि वी आर हैविंग द आर्बिट्रेशन, जिसके तहत जो कंसेंट डिस्प्यूट है वो अगर सॉल्व हो जाता है आउट ऑफ द कोर्ट, तो ऐसे सिनेरियो में डिस्प्यूट्स हमारे बीच जो है नहीं बढ़ेंगे और मामला जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली आपसे अनुरोध ये है कि जो इसकी नीयत खराब हो गई है रेस्पोंडेंट की, इसको देखते हुए जो ये प्रोसीडिंग अब करेगा उस पर जो है रोक लगाई जाए। इस बात की संभावना भी कि इसके पास हमारी पड़ी हुई है सर्टेन इंडेमिनिटी, उसको भी ये बेच सकता है, खुर्द बुर्द कर सकता है, इसको जो है रोका जाए। जो हमारे गारंटर है उसके अगेंस्ट भी जो है कार्रवाई कर सकता है, उसको जो है रोका जाए। और तमाम वो कार्रवाइयां जो करेगा रेस्पोंडेंट, इससे जो है इसको रोका जाए। तो इसमें क्या कार्रवाई कवर हो गई? एवरी प्रोसीडिंग जो गवर्न होती है बाय आईबीसी कोर्ट। क्लियर है? एंड बाय सरफेस यही, इस पर जो है रोक लगाया जाए, इसकी जो है मांग की गई। अब सबसे मजे की बात यह थी कि जब ये केस आर्ग्यू हो रहा था बिफोर द कोर्ट, तो कुछ बातें काफी इंपॉर्टेंट थी। पिटिशनर कहता है कि हमारे बीच जो ओरिजिनल एग्रीमेंट था उसमें था आर्बिट्रेशन क्लॉज, और वहीं पिटिशनर ये भी कहता है कि अब तो नया एग्रीमेंट फोर्स में आ गया जी, और उस नए एग्रीमेंट में जो है कहीं भी नहीं था आर्बिट्रेशन क्लॉज। जब पिटिशनर ये मांग के चलता है, कोर्ट ने कहा कि पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया आपके हिसाब से और नया एग्रीमेंट जो है पिक्चर में आ गया आपके हिसाब से, तो आप जो है बाउंड है बाय थ्योरी ऑफ नोवेशन। तो जब नए एग्रीमेंट में क्लॉज ही नहीं है आर्बिट्रेशन का जी, तो फिर कैसे होगा आर्बिट्रेशन? हो गया। इसे कहते हैं ओवर स्मार्टनेस करना।
क्लियर है? और सेटलमेंट के जरिए अगर पुराना एग्रीमेंट रिप्लेस हो गया है, नया एग्रीमेंट फोर्स में आ गया है, तो ये स्टेटमेंट अगर दे दिया कंसर्न पिटिशनर ने, तो पिटिशनर बाउंड है बाय सेक्शन 121 ऑफ द बीएसए। ऐसा कोई स्टेटमेंट इसलिए मत दीजिएगा विधिक परामर्श के बगैर। बहुत जरूरी क्यों होता है विधिक परामर्श? कि हम को लगता है भाई कोर्ट जा रहे हैं, जो मर्जी है कह देंगे, जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता भाई, बहुत सोचना पड़ता है कि क्या डिफेंस लें। क्लियर है बात है? अगर डिफेंस प्रॉपर नहीं है, आपके आर्गुमेंट प्रॉपर नहीं है, आपकी प्लीडिंग्स प्रॉपर नहीं है, आपका काउंसिल ही प्रॉपर नहीं है, तो वैसे मारे जाओगे। जैसे इनको जो है नुकसान फेस करना पड़ा कि इन्होंने जो भी अपने आर्गुमेंट रखे वो आपस में थे विरोधाभासी, और उसमें था लेक ऑफ कॉर्पोरेशन, और इवन पैसे देने के बावजूद भी इनको जो है नुकसान खाना पड़ा। और इनिशियली क्लॉज था आर्बिट्रेशन का, इसके बावजूद भी इनका फेल हो गया आर्बिट्रेशन, क्योंकि जो इनके पॉइंट्स है ना, इन सब पे अटैक किया रेस्पोंडेंट ने कि जो इनका प्रपोजल था वो तो हमने एक्सेप्ट करा ही नहीं है। और ये जानता है बच्चा बच्चा कि जब तक प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा ये कैसे बनेगा एग्रीमेंट, और जब तक कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो उसका बाइंडिंग फोर्स हमारे पे नहीं है। इनका प्रपोजल था, हमने खारिज कर दिया, हम तो रिकवरी करेंगे हमारी। अब गलती क्या हुई थी पिटिशन से कि जब इनके बीच एग्रीमेंट हुआ था, मींस कॉम्प्रोमाइज हुआ था, उस कॉम्प्रोमाइज डेट को लिखाना ही भूल गया। सिर्फ काम करा मुंह जमाने, ये तो आप लोग करते हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ लिखा पढ़ी प्रॉपर करो। आपकी लिखा पढ़ी जो है स्पेसिफिक नहीं है, आपकी लिखा पढ़ी जो है जनरल वे में है, तो मारे जाओगे। तो उसका परिणाम क्या हुआ? कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि कॉन्ट्रैक्ट यहां पर हुआ नहीं, एक्सेप्टेंस यहां पर हुआ नहीं है, फाइनल ड्राफ्ट यहां पर अप्रूव नहीं हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो में जो कंसर्न आर्बिट्रेशन क्लॉज है उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि नया एग्रीमेंट है उसमें क्लॉज नहीं है आर्बिट्रेशन का, और चूंकि पुराना एग्रीमेंट जो है उसके तहत कोई बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि जो कॉज ऑफ एक्शन लेकर आया है पिटिशनर वो लेके आया है नए एग्रीमेंट के बेसिस पे। तो जब कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी का उल्लंघन हो गया, तो कैसे केस जो है मेंटेनेबल होगा? तो एक बिग नुकसान जो है करा लिया कंसर्न पिटिशनर अपना। इसलिए कहते हैं कि जब भी दाव खेलो कोर्ट में जा करके तो शांति रखो भाई, जल्दबाजी मत करो। आपको अपना केस पुटअप करने से पहले जो सामने वाली पार्टी है उसकी साइकोलॉजी क्या, उसको समझना पड़ेगा, वो क्या वार आप पे कर सकती है। तो नेगेटिव क्वेश्चंस होने चाहिए। तो इसलिए हमेशा अपने काउंसिल से कहा करो कि सर ये मेरा केस है पर आप मेरा वकील नहीं हो, आप जज बन जाओ, क्वेश्चंस करो। अगर आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दे पा रहा हूं, तो जब जज क्वेश्चन पूछेगा आपसे कोर्ट में तो उसका जवाब आप दे पाओगे। अगर सिंपल केस दिया है, उन्होंने ड्राफ्ट कर दिया, पेश कर दिया, फिर जो होगा सो होगा, नुकसान किसका होगा? बस दिमाग में चीज जो है सेट कर लो। क्लियर है? तो इसलिए मैंने ये टॉपिक जो काफी महत्वपूर्ण है डिस्कस करना जो है समझा उचित, ताकि जो गलतियां हम लोग कर रहे हैं उसको हम ना करें, और अगर कर चुके हैं तो उसको हम सुधार लें। अदरवाइज हमें बेटर कॉन्सिक्वेंसेज जो है फेस करने पड़ सकते हैं।